स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बातचीत के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने चर्चा की थी श्री बलविंदर कुमार से। आज हमारे साथ हैं श्री शशि शेखर। ये सचिव जल शक्ति रहे हैं, इसलिए आज इनसे हम जल की बात जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका मैं स्वागत करता हूं। शशि, आप बिहार से हैं और आपका काडर तमिलनाडु था। बिल्कुल। तो जब आप बिहार से तमिलनाडु पहुंचे तो आपका शुरू में अनुभव कैसा रहा? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जिस स्टेट से हम गए थे वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर तो बहुत ही कम काम हुआ था। तमिलनाडु जब पहुँचे और ट्रेनिंग के दौरान हमारे कलेक्टर कहते थे कि आप हर दिन विलेज जाइए। विलेज लेवल पर देखा कि हर विलेज में 2 टाइम बस पहुँच रही है, मतलब ऑल वे द रोड है वहाँ पे। ड्रिंकिंग वाटर पाइप से पहुँच रही है। ये आप वर्ष 1983-84 की बात कर रहे हैं? 1982 की बात कर रहे हैं। अच्छा, ओके। हर विलेज में प्राइमरी स्कूल, 10 विलेज पर एक सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नून मिल सेंटर। नून मिल सेंटर तो जब शुरू ही हुआ था, उस समय MGR ने इंट्रोड्यूस किया था। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो विलेज में होनी चाहिए, हमने देखा कि तमिलनाडु में है, विच वॉज अ कंट्रास्ट फ्रॉम बिहार। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लगा। तो ये इस बात का द्योतक है कि इस देश में उस समय भी 80 के दशक में भी हमारे 2 देश थे। एक ऐसा देश जहाँ पे ये सब सुविधाएं नहीं थी और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ये सब सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे, तमिलनाडु में तो तमिल बोली जाती थी, तो आपको वहाँ भाषा में समस्या नहीं आई शुरू में बातचीत करने से लोगों से? शुरू में तो बहुत ही समस्या आई, लेकिन ये दिख गया कि आप गांव में जाकर अंग्रेजी बोलेंगे तो आप एक बेवकूफ़ लगेंगे। अच्छा। तो भाषा तो सीखनी ही थी, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी लगी तमिलनाडु में कि आप अगर अटेम्प्ट टू स्पीक तमिल भी आप कर रहे हैं तो जनता बहुत खुश होती थी कि जनता आप सीख रहे हैं तो कभी भी आप पर हंसे नहीं आपके तमिल पर। अच्छा, आपसे कभी कोई शुरू में ऐसा भाषा के रूप में कोई गलती तो नहीं हुई? कोई बड़ी होती होगी, लेकिन किसी तरह से कम्युनिकेट कर लेते थे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव दूसरा था। मुझे जब मैं पुलिस में था पहले, तो मुझे तमिलनाडु काडर मिला था। शुरू में एक चर्चा में एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को तिरु के बजाय मैंने उनको तिरुडन कह दिया। तो मेरे से गलती हुई थी। मैं यही पूछ रहा था आपसे, कोई इस प्रकार की त्रुटि हुई, वहाँ गलती हुई शुरू में? अब हुई होगी, लेकिन किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया मुझे। अच्छा, ये बताइए, जब आप मैं तो यूपी काडर में था और आप तमिलनाडु में थे, दोनों बिल्कुल ज्योग्राफिकली भी दूर हैं, डेवलपमेंटली भी दूर हैं। लेकिन ये मेरा दूर से अनुभव रहता था कि वहाँ पे जब सरकारें बदलती थी, DMK की सरकार आती थी, फिर ADMK की, और वर्चुअली ऑल्टरनेट करती थी, तो अधिकारी के रूप में आपको कुछ एडजस्ट करना पड़ता था। क्या होता था वहाँ पे अधिकारी के रूप में? तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी समस्या हुई है ये 1991 ऑनवर्ड्स, जब से जयललिता की सरकार आई। इसके पहले MGR और करुणानिधि के बीच में भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन अधिकारियों पर इस लेवल का दबाव नहीं होता था जो कि जयललिता के आने के बाद हुआ। जयललिता के आने के बाद एक लार्ज स्केल चेंज होती थी। फिर करुणानिधि भी जब आए तो वो भी लार्ज स्केल चेंज करने लगे। तो मतलब ट्रांसफर होते थे। आप अगर अच्छे पोजीशन पर हैं तो मतलब आप उस सरकार के नज़दीक हैं। अब अच्छे पोजीशन आप अपने मेरिट पे भी हो सकते हैं, अपने आपकी नॉलेज पे भी हो सकती है, आपके अपने काम पर भी हो सकती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस पोजीशन पर पहुँचे कि आपकी अफिलिएशन उस पर्टिकुलर पार्टी से हो। ये लेकिन तमिलनाडु में एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हो गया कि आप दिखने लगे कि उस पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो ये केवल ट्रांसफर तक सीमित रहता था? कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई वगैरह भी होती थी? हम अपनी छोटी सी एक्सपीरियंस देते हैं। हम बहुत अर्ली एज में, 7th ईयर ऑफ माई सर्विस, हमें एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। इसको तमिलनाडु मिनरल लिमिटेड कहते थे, टामिन छोटा नाम था इसका। ये बड़े हाई फाई कंपनी होती थी और इसमें ग्रेनाइट एक्सपोर्ट होता था। हमारे पहले जो थे 10 साल उस पोजीशन पे थे। IAS अफसर नहीं थे वो शायद MGR से बहुत नज़दीक थे, तो उस पोजीशन पे थे और समझिए कि हर 3-4 महीने पर विदेश घूमते थे। हमारी पोस्टिंग हो गई 7 साल की उम्र में, 7 साल की सर्विस थी हमारी। बैकग्राउंड एक ही था कि हम जियोलॉजी बैकग्राउंड था मेरा। ऐसा हुआ कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ उस 2.5 साल की पीरियड में। जो कंपनी
कभी भी प्रॉफिट नहीं दी। पहले साल हम लोग 2.5 करोड़ के प्रॉफिट दिखाए, फिर अगले साल 9 करोड़ के प्रॉफिट थी। 50% ऑफ द टर्नओवर वाज आवर नेट प्रॉफिट। फिर हम और आगे बढ़े तो ये समझा गया कि हम डीएमके गवर्नमेंट से नज़दीक हैं, करुणानिधि से नज़दीक हैं। जयललिता सरकार आई तो उठा के फेंक दी। और बाद में कुछ पुलिस इंक्वायरी भी हुई। अच्छा, एक बार एक सेक्रेटरी ने बुलाया कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट में कुछ पुलिस वाले ने क्वेश्चन किया है, तो कुछ रेपुटेशन तब तक कुछ बन गई थी, तो शायद हमारे ऊपर ट्रस्ट हुआ होगा उनका। तो बोले कि ये फाइल है, पढ़ लो इसको, देखो कि क्या तुम जवाब देते हो। तो फाइल देखा तो दिख गया कि पुलिस ने ज़बरदस्ती उस पर लगाया था, गलत लगाया था। तो आई एक्सप्लेन टू हिम। फिर बोले कि जाके चीफ सेक्रेटरी को ही बताओ, तो चीफ सेक्रेटरी को जाके बता दिया हमने। तो खैर मैटर वहाँ पर दब गई। लेकिन मुझे 2 साल अपने बैच से बाद में डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिली, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। ये बीमारी मैं समझता हूँ खाली तमिलनाडु की नहीं थी। ये बीमारी जब मैं उत्तर प्रदेश में था तो वहाँ भी हमने देखा कि उस समय जब मायावती की सरकार और मुलायम सिंह की सरकार जब चेंज होती थी तो अधिकारियों को ट्रांसफ़र भी होता था और कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी होती थी। ये मेरा ख्याल एक पॉलिटिकल अकरेंस ऐसी है जिससे ब्यूरोक्रेसी को समझना चाहिए। आपके विचार से एक सिविल सर्वेंट को कैसा कंडक्ट रहना चाहिए इस प्रकार के क्षेत्र में? मैंने जैसे यूपी में भी देखा, आप तमिलनाडु का भी बता रहे हैं, जब ऐसे सरकारें बदलती हैं और कभी कभी सरकारें विंडिक्टिव भी हो जाती हैं, तो आपके विचार से अधिकारी की कैसी भूमिका रहनी चाहिए उस समय? हमारे सर्विस में एक बड़ा गोल्डन वर्ड होता है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रल जो आदमी रहा, जो अफसर रहा, और कोई डेलिब्रेट गलती नहीं किया। गलती तो होती है, आप किसी भी काम को आप एग्जैक्टली अपोजिट एंगल से भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप कहीं से आपकी उसमें इंटेंशन गलत ना हो तो जनरली आपको कोई गलत नहीं समझता है। आपकी रेपुटेशन ग्रेजुअली डेवलप हो ही जाती है 10 सालों तक। तो न्यूट्रल रहना सबसे इम्पोर्टेंट हम समझें। न्यूट्रल के साथ साथ प्रोफेशनल, मतलब न्यूट्रल के साथ आप काम करते रहो, अपना काम में तो आप प्रोफेशनल रहो ही, लेकिन जहां आप अगर पॉलिटिकल लीनिंग दिखाना शुरू किए तो आपकी ट्रबल ज़्यादा होगी। तो आपके विचार से क्या तमिलनाडु में ऐसे अधिकारी रहे जिनको एक प्राइस पे करना पड़ा जो अगर वो न्यूट्रल नहीं रहे? बहुत से लोग जेल गए, तो हम लोग को पता था कि ये लोग सही नहीं है, सही काम भी नहीं किए हैं। तो आपकी राय में, चूंकि अब आप रिटायर हो चुके हैं और कई ऐसे लोग इस बात को सुन रहे होंगे जो कि सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो आपकी राय उनके लिए, आपका सुझाव उनके लिए जो कि सिविल सेवक बनना चाहते हैं, क्या होगी? सबसे पहला तो जिस पोजीशन पे आप हो, टेन्योर तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कभी ऐसे होता है कि आप 2 साल 3 साल किसी पोजीशन पर रहते हो तो आप डिटेल समझो। नॉलेज किसी सब्जेक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड, चूँकि हम सर्विस चेंज करते रहते हैं, पोजीशन चेंज करते रहते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो पहले डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से क्या लिंक है, सारी चीज़ें लिंक्ड होते हैं। तभी जाके आप फाइनल जब आप डिसीजन मेकिंग पोजीशन में पहुंचते हैं तो आप कन्वर्ज करते हैं अपने नॉलेज को। तो नॉलेज का एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज के साथ साथ बेसिक फंडामेंटल नॉलेज, जिसको आप लिंक कर सकते हो, जो कहते हैं, जो स्टीव जॉब ने कहा था कि अपने डॉट्स को कनेक्ट करते रहो, तो डॉट्स कनेक्ट करना चाहिए। डॉट कनेक्ट करने से ये इंपॉर्टेंट होती है कि आपको कोई टेक्निकल आदमी अपने तरीके से बात नहीं कर पाएगा। कोई इंजीनियर चाहेंगे कि आप डैम बना दो, सोल्यूशन कुछ और भी हो सकता है, उसका लो कॉस्ट सोल्यूशन होता है, तो आपको लो कॉस्ट सोल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ समझेंगे। थर्ड, कि आप अगर इकोसिस्टम थोड़ा समझें किसी चीज़ की, तो नॉलेज विथ एंड विलिंगनेस टू लर्न नॉलेज एंड देन अप्लाई द नॉलेज फॉर अ डिसीजन, ये हमारी सर्विस में बहुत ज़रूरी है। साइलोज में नहीं काम करना चाहिए, हम बहुत साइलोज में। बिल्कुल सही कहा आपने। तो तमिलनाडु में कार्य करने के बाद आप भारत सरकार में आए। भारत सरकार में आके आपको कुछ परिवर्तन लगा वहाँ की कार्यप्रणाली, तमिलनाडु की और भारत सरकार की कार्यप्रणाली में? अंतर तो बहुत लगा। पहला ये अंतर था कि ये कभी नहीं फीलिंग हुई कि हम जिस जगह पर आए हैं, जिस पोजीशन पर आए हैं, जिस मिनिस्ट्री पर आए हैं, आपको वहाँ से हटा देंगे। तो 5 साल आपको सिक्योर हो गया, टेन्योर हो गया। तो टेन्योर सिक्योर होने से बहुत बड़ा फायदा हुआ कि आप उस सब्जेक्ट में आपकी नॉलेज बढ़ जाती है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा, जब मैं यूपी में था तो वहाँ पे एक इंडस्ट्री
काम करती थी, उसका नाम था ट्रांसफर इंडस्ट्री। खूब ट्रांसफर होते थे अधिकारियों के, और जब दिल्ली में आया तो यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल टेन्योर मिल रहा है, और बहुत फर्क पड़ता है स्टेबल टेन्योर से। और आपने क्या परिवर्तन देखा यहाँ पे? तो पहला आपकी टेन्योर स्टेबल हो गई, फिर आप टेन्योर लंबी मिलती है तो आप नॉलेज एक्वायर करते हो, फिर अपनी जो ग्रास रूट नॉलेज आपने सीखा फील्ड में उस पर अप्लाई करते हो, तो आप एक प्योर टेक्निकल आदमी की तरह ना सोच के आप एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चले। हम लोग तो बहुत सी चीज़ें होलिस्टिक अप्रोच लेके चले। जैसे फॉर एग्जांपल जिस समय हम आए तो उस समय क्लाइमेट चेंज पर थोड़ी चर्चा होने लगी थी, पावर मिनिस्ट्री हम आए थे, सारे मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स पे कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज, कोल बेस्ड पावर प्लांट। तो कोल बेस से हम बाहर कैसे आएँ या कोल बेस को हम कम कैसे करें। तो उस समय चूँकि टेन्योर मिली तो नॉलेज बढ़ा, तो एनर्जी इफिशिएंसी पर हम लोग ने काम किया। एंड 1998 में हमने ज्वाइन किया था, 2002 में पहली एनर्जी कंजर्वेशन बिल पर काफ़ी काम हुआ। आई डोंट टेक द क्रेडिट, लेकिन उसके बिल में काफ़ी कंट्रीब्यूशन हुआ हमारा उसमें। जो बाद में एक्ट बन गया 2002 में, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी बनी, हमें पहला डीजी बनाया गया। तो एक ये मेन स्ट्रीम आया। तो डिमांड साइड, सप्लाई साइड के साथ डिमांड साइड भी मेन स्ट्रीम में आना शुरू हुआ। तो आप पॉलिसी में कंट्रीब्यूट शुरू करिए। स्टेट में पॉलिसी में कंट्रीब्यूट कम होता है, आपकी टेन्योर थोड़ी कम हो जाती है, तो आप ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पर रह जाते हो। और हमारे सर्विस में चूँकि आप एक लीडरशिप पोजीशन पर पहुँचते हो, तो लीडरशिप की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है कि आप पॉलिसी डायरेक्शन कैसे देते हो। क्या पॉलिसी चेंज, कोई पॉलिसी आई 10 साल पहले, 10 साल में कंट्री चेंज इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि अब वो पॉलिसी अब रिडेंडेंट हो गई, तो नए क्या डायरेक्शन होगा। आप उसी पर चलेंगे तो आपकी रिजल्ट 1% 2% आपकी अपनी मेहनत से होगी, आपकी अपनी डायनामिज्म से होगी। लेकिन जो क्वांटम चेंज होना होगा, जो कि दिस कंट्री नीड्स, वो तभी आएगा जब आप पॉलिसी में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप केंद्र सरकार में बड़े महत्वपूर्ण विभागों में रहे। आपने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में काम किया, आपने MNREG में काम किया, नॉन रिन्यूएबल्स एनर्जी जहाँ पे होता है। तो आपका इसमें सबसे ज़्यादा संतोषजनक, आपको संतुष्टि सबसे ज़्यादा कौन से विभाग में हुई? वैसे तो हर डिपार्टमेंट में एंजॉय किया हमने, और हर की नॉलेज दूसरे में लिंक होते गई। 2 पोजीशन को हमने बहुत एंजॉय किया और आज भी एंजॉय कर रहे हैं। एक वाटर एंड दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एंड आज जो देश के सामने या दुनिया के सामने जो समस्या सामने दिखती है क्लाइमेट चेंज की, वाटर क्राइसिस की, ये बहुत हद तक इस एस्पेक्ट को इस मिनिस्ट्री में, दोनों मिनिस्ट्री में काम करने का जो अनुभव हुआ, जो नॉलेज गेन हुआ, तो उसको इवन पोस्ट रिटायरमेंट आज हम पॉलिसी एडवोकेसी कर पाते हैं। तो ये जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और मैं भी आपसे इस पे चर्चा करना चाहता था, ये जो वाटर क्राइसिस आज दिल्ली में देखिए कितनी बड़ी वाटर क्राइसिस है। और ये खाली दिल्ली में तो, क्योंकि हम सब जानते हैं ये वाटर क्राइसिस विश्वव्यापी है, देशव्यापी है। तो आपके विचार से इसके प्रमुख कारण क्या हैं वाटर क्राइसिस के आज की तारीख में? और उसके बाद ये जानना चाहेंगे कि इस क्राइसिस पे लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन क्या है? क्राइसिस को अगर गिनाने लगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन 2-3 बातें इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला इम्पॉर्टेंट है कि हमने वाटर की जितनी भी नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेचर ने बनाई, हमने सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया। थोड़ी इंजीनियरिंग सोल्यूशन पर हम चले गए, अंग्रेजों से यही सीखा। आज वो समझ गए कि वो गलत सोल्यूशन था, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। एक नेक्सस सा डेवलप हो चुका है कॉन्ट्रैक्टर, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियन के बीच में। इससे हमको बाहर आना होगा। हमको नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर, कहने मतलब ये है कि उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किए हैं वो जो नेचुरल टेरेन्स थी उनको हमने डिस्ट्रॉय किया, जो वाटर फ्लो था, हाँ, जो ड्रेनेज था उसको डिस्ट्रॉय किया। उससे ये हमें समझना होगा कि जो पहाड़ों पर पानी पड़ता है तो थ्रू द फॉरेस्ट उसके रूट जोन में जाती है, रूट जोन के थ्रू वो अंदर जाती है, वो सारे नदियाँ को रिवाइव रखती है ड्यूरिंग द नॉन मानसून सीजन, और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। एज वी गो डाउन, फिर नीचे में फ्लड प्लेन, वेटलैंड्स, क्रीक्स, सबकी रोल होती है, मेंडरिंग सबकी रोल होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड में। वाटर होल्ड करता है वो, जो कि नॉन मानसून सीजन में ये पानी हमको काम में आता है। तो पहला है कि वो हमको उसको रिस्टोर करना चाहिए, जितना रिस्टोर हम कर सकें। अमेरिका ने बहुत अच्छा किया न्यूयॉर्क में, पर्टिकुलरली न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्कियंस दे पे
to the upstream community to maintain the forest. उसको पे करते हैं. हम उत्तराखंड हिमाचल को क्यों नहीं पे कर सकते हैं? यूपी बिहार वाले क्यों नहीं पे कर सकते हैं? दिल्ली वाले क्यों नहीं पे कर सकते हैं? तो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, पहला. दूसरा कि आज एग्रीकल्चर में टोटल जो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है उसकी 85 to 90% एग्रीकल्चर में कंज्यूम होती है. तो जब तक हम वहाँ पर चेंज नहीं लाएंगे फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी घटती जाएगी. आज फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा जो है वो 1700 के नीचे आ गया. 1700 इज़ थ्रेशोल्ड. उसके नीचे आया तो अब क्राइसिस में. हम 1400 पे हैं. 1470 के आस क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर ईयर है, जो कि बाई 2030 से एक्सपेक्टेड टू गो टू 1400. हालांकि बहुत जेनरिक टर्म है. कहीं पर 200 भी है, कहीं पर 2000 है. तो हम 200 पर पहले ध्यान देंगे कैसे इसको ऊपर करें, ठीक करें. तो एग्रीकल्चर में चेंज आना बहुत ज़रूरी है. हम क्यों राइस खाते हैं? क्यों हम सिर्फ वीट खाते हैं? बिकॉज हमें बताया गया वीट खाओ, राइस खाओ. ये एक्चुअली हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है. कंट्री हैज़ बिकम डायबिटिक कंट्री. इट्स अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया. तो हमको इसे चेंज होना होगा. प्राइम मिनिस्टर ने मिलेट की बात कही, फूड डाइवर्सिटी की बात कह रहे हैं, इसको होना चाहिए. तो दैट इज़ द सेकेंड. थर्ड, डिमांड साइड मैनेजमेंट हमारे कंट्री में कभी कोई नहीं बात करते हैं. हम सप्लाई ओरिएंटेड इतना ज़्यादा हो गए हैं, हर चीज़ में लगता है कि रिबन काट लिया, क्योंकि वो एक बड़ी सी पिक्चर दिखती है उसको. डिमांड साइड में कोई पिक्चर नहीं दिखती है. किसी को बात करने की उसमें विजिबिलिटी नहीं दिखता है. तो डिमांड साइड बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे हमारे पास अगर पानी 100 लीटर ही है तो हम 300 लीटर की बजट नहीं कर सकते हैं. तो हम 300 लीटर की बजट करते हैं तो हमारी ग्राउंड वाटर आज जिस लेवल पर आ गई है. पंजाब देखिए इतना पानी है लेकिन वो कैंसर कैपिटल हो गया है कंट्री का. तो ये 3 चीज़ पर हमको तुरंत इमीडिएट ध्यान देना चाहिए. नहीं, बहुत सही फरमाया आपने. ये वाकई एक सीरियस क्राइसिस है, लेकिन आपको अगर मैं सही समझ रहा हूँ, ये ऐसी क्राइसिस है जो कि मैनेज की जा सकती है. अगर इस पर सही नीतियाँ बनाई जाएँ, उनका ठीक से क्रियान्वयन हो, तो निश्चित रूप से इसको हम कर सकते हैं. और ये अब क्राइसिस अब हमारे सामने खड़ी है. दिल्ली में हम फेस कर रहे हैं, बेंगलोर में अक्सर ये हम देखते हैं, सब सिटीज़ में हम फेस कर रहे हैं. सिटीज़ के अलावा जो आपने सही फरमाया, जो पंजाब का हाल है जिस हिसाब से वाटर टेबल नीचे चला गया है, वेस्ट यूपी में जिस हिसाब से वाटर टेबल नीचे चला गया है, ये सब जिन्हें हम डार्क ब्लॉक्स कहते हैं, अगर हम इसको रिवाइव नहीं करेंगे आने वाले दिनों में और ही गंभीर समस्या आएगी. हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं आज हमारे साथ आप आए और बहुत अच्छी आपसे चर्चा हुई. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और आप लोगों से बात करके. थैंक यू. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.